नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 19 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। पिछली सरकार के 5 साल पर श्वेतपत्र, अग्निहोत्री ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, कितनी फिजूल खर्ची की, विस्तृत जिक्र। कांग्रेस सरकार की ओर से पूर्व भाजपा सरकार पर बनाया गया श्वेत पत्र इसी मानसून सत्र में सदन में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र में किए गए ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इसमें 2 अन्य मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को शामिल किया गया था। कैबिनेट सब कमेटी की अधिसूचना 22 मई को हुई थी और सोमवार 18 सितंबर को 4 महीने में कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब तक कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई कैबिनेट सब कमेटियों में से यह पहली कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। करीब 50 पन्नों की इस रिपोर्ट में पूर्व जयराम सरकार के 5 साल को ही लिया गया है। इन 5 वर्षों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी और सरकार ने कितनी फिजूल खर्ची की, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। नए दफ्तर और संस्थान खोलने को लेकर वित्त विभाग को नजरअंदाज किए जाने की बातें भी इस रिपोर्ट में हैं। साथ में ही कैबिनेट सब कमेटी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर भी भविष्य के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सोमवार को होटल पीटर हाफ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद श्वेत पत्र की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। सदन में रखा स्टेट कैडर का विधेयक। राज्य सरकार ने नगर निगम के कर्मचारियों को स्टेट कैडर में लाने संबंधी अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधानसभा में बिल रखा है। मानसून सत्र के पहले दिन ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया। इसके अनुसार राज्य सरकार ने 17 अगस्त 2023 को नगर पालिका सेवा संशोधन अध्यादेश लाया था। नगर निगम में कम कर रहे कर्मचारियों की कुछ कैटेगरी को स्टेट कैडर में बदल गया था। दूसरी तरफ कैबिनेट में हुए राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी वर्गों को स्टेट कैडर में लेने के फैसले के बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। मंगलवार को भी प्रश्नकाल के बाद सरकारी संकल्प पर ही चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद नियम 130 के तहत भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने हिमाचल में लो वोल्टेज की समस्या और घरों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाने के बारे में एक प्रस्ताव लाया है। महंगाई और गारंटियों को लेकर 25 को देंगे धरना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए 10 महीने हो चुके हैं। जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है, जिसका वह आज तक जवाब नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पर 7 रुपए की कटौती की थी, पर आते ही इस कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ा दिया। बिजली, राशन, तेल महंगा कर महंगाई की मार से हिमाचल प्रदेश की जनता की कमर को तोड़ दिया। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। आपसी विरोधाभास के चलते हिमाचल प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है। आपदा राहत राशि में मेरा तेरा का राग गाकर भाई भतीजावाद इस सरकार ने फैलाया है। चंबा हत्याकांड अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कानून व्यवस्था बिगड़े के कई उदाहरण सामने आए हैं। सरकार हर फ्रंट पर नाकामयाब रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल मिलकर 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन इस सरकार को जताने के लिए होगा कि तुम्हारी 10 गारंटी कहाँ गई। कानून व्यवस्था, महंगाई, गारंटी, विरोधाभास, बदलावदली की भावना, संस्थान बंद करना,
आपदा में मेरा तेरा को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा के बाहर गरजेंगे बेरोजगार। पद न भरने पर सरकार से नाराज बेरोजगार शारीरिक शिक्षक। प्रदेश में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने उनकी मांगें पूरा न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इनका आरोप है कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से उन्हें बार बार झूठा आश्वासन मिल रहा है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। संघ के सचिव राकेश शर्मा ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के प्रदेश में करीब 2150 पद और 500 पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आजकल स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे बिना अभ्यास और बिना शारीरिक शिक्षक के भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हिमाचल प्रदेश के 75% स्कूलों में शारीरिक शिक्षक ही नहीं है। पिछले 5 से 6 सालों से हिमाचल में एक भी शारीरिक शिक्षक का पद नहीं भरा है, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। राकेश शर्मा ने कहा कि भर्तियों को लेकर सरकार से अपनी मंशा जाहिर करने का भी आग्रह किया है, ताकि वे गुमराह होने से बच सके। लंबे समय से भर्तियां न होने से निराश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक रोजगार की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अहम भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षक की मदद से उनमें अनुशासन और नैतिक गुणों का विकास होता है। उनका आरोप है कि शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां न कर आने वाली पीढ़ी को शारीरिक दिव्यांगता की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। आज विधानसभा घेरेंगे जिला परिषद कर्मचारी। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ मंगलवार को विधानसभा का घेराव करेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चौड़ा मैदान में जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। घेराव के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर आगामी रणनीति बनेगी। दरअसल जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांग उठा रहे हैं कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारियों का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। दूसरी ओर इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से अपस्टेट काडर में डाल दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की मांग थी कि मर्जर के बाद ही जिला परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों को स्टेट काडर में डाला जाए। ऐसे में जिला परिषद काडर के कर्मचारी व अधिकारी सरकार व विभाग से नाराज है। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उनका दावा है कि हाल ही में 18 अगस्त को जिला परिषद काडर के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था। इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जिला परिषद काडर को मर्जर के साथ ही स्टेट काडर में डाला जाएगा। जिला परिषद काडर का विभाग में मर्जर तो नहीं किया गया, बल्कि उन्हें स्टेट काडर में डाल दिया गया है। गौरतलब है कि जिला परिषद काडर के तहत प्रदेश भर में करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी है। यह कर्मचारी व अधिकारी काफी समय से मांग उठा रहे हैं कि जिला परिषद से पंचायती राज विभाग में इनका मर्जर किया जाए, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का विभाग में मर्जर नहीं हुआ है। यही कारण है कि इन कर्मचारियों को अभी तक छठा वेतन आयोग प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में अभी तक इन्हें 5वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन प्रदान किया जा रहा है। 2 विभागों के चक्कर काट रही फाइल। संघ का कहना है कि जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग प्रदान करने के लिए पिछले 1 साल से ज्यादा समय से फाइल 2 विभागों के चक्कर काट रही है।
इस कारण जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग नहीं मिल पाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले इन कर्मचारियों को नया पे स्केल देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि इन कर्मचारियों को वर्तमान तिथि से नया पे स्केल दिया जाएगा या फिर अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह 2016 से नया वेतन आयोग प्रदान किया जाएगा। नशे की लत ने लाइलाज बीमारियों में जकड़ी जवानी। हिमाचल के 20 युवा एचआईवी और 50 हेपेटाइटिस सी का शिकार, नशे की ओवरडोज से मौत पर जांच में खुलासा। हिमाचल के कांगड़ा जिला में सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव ने अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य महकमे के इस दिशा में उठाए गए एहतियाती कदमों से जो खुलासा हुआ है, वो इतना भयावह है कि वक्त रहते नशे पर नकेल न कसी गई तो आने वाली पीढ़ी को बचाना अभिभावकों के लिए न केवल चुनौती बन जाएगा बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होगी। स्वास्थ्य महकमे ने हाल ही में कांगड़ा के बॉर्डर एरिया नूरपुर में नशे की ओवरडोज से हुई 2 मौतों के पोस्टमार्टम के बाद हुई सैंपलिंग में विभिन्न तरह की बीमारियों को ट्रेस किया है। उसके बाद स्वास्थ्य महकमे के कान खड़े हुए और उनके परिजनों से मुलाकात कर जब उनके बच्चों के सहयोगियों के साथ कड़ी जोड़ते हुए उनके खून की जांच की तो कई गंभीर बीमारियां सामने आई है। हैरत में डालने वाली बात यह है कि युवाओं में एचआईवी और हेपेटाइटिस सी जैसी घातक बीमारियों के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य महकमा इस बात को लेकर गंभीर हुआ और नूरपुर में विभाग ने एचआईवी और हेपेटाइटिस सी की जांच करने का काम शुरू कर दिया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्राथमिक जांच में ही स्वास्थ्य महकमे को 20 मामले एचआईवी के जबकि 50 मामले हेपेटाइटिस सी के मिले हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि एचआईवी एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस सी को उससे भी अधिक घातक है। एचडीएम। मृत युवकों में बीमारी के लक्षण। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के जिला चिकित्सा अधिकारी डा राजेश सूद ने बताया कि जब विभाग को सैंपलिंग के दौरान मृत युवकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां मिली तो उन्होंने एहतियातन जांच करने का फैसला लिया था, जिस पर विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। एचआईवी के बढ़ते मामलों को लेकर यहां एचआईवी किट्स मुहैया करवा दी है। 6 मेडिकल कॉलेजों में इलाज। एचआईवी और हेपेटाइटिस सी की जांच फिलहाल हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है, लेकिन कांगड़ा के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष परिस्थितियों के तहत नूरपुर में भी स्वास्थ्य निदेशालय से इन बीमारियों की जांच की अनुमति ले ली है, जिसके तहत विभाग को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभाग ने अब एड्स सोसाइटी को पत्र लिखकर नीडल सीरेंज एक्सचेंज प्रोग्राम और ऑरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी प्रोग्राम चलाकर नशे के आदी हो चुके ऐसे लोगों को पहले ट्रेस करके और फिर उनका इलाज करने की अपील की है। कालका से सोलन तक रेलवे ट्रैक बहाल, दूसरे चरण का कार्य पूरा, 30 सितंबर तक ट्रेन शिमला पहुंचाने का लक्ष्य। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक बहाली का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। आगामी दिनों में जल्द ही ट्रेन शिमला तक पहुंच जाएगी। रेलवे विभाग ने ट्रैक बहाली के दूसरे चरण का कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा चरण पूरा करने के लिए 20 सितंबर तक का लक्ष्य रखा था। रविवार तक दूसरे चरण में सोलन तक रेलवे ट्रैक को बहाल किया गया। अब तीसरे चरण में सोलन से शिमला के बीच रेलवे ट्रैक को बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अंतर्गत समरहिल के समीप रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी जोरों पर है। गत दिनों रेलवे द्वारा कालका से सोलन तक रेलवे ट्रैक पर ट्रायल किया गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया। अब 20 सितंबर से कालका से सोलन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। पहले चरण में कालका से कोटी रेलवे स्टेशन तक 10 सितंबर तक बहाल किया गया।
इसके बाद दूसरे चरण में सोलन तक 20 सितंबर और आखिरी चरण में शिमला तक 30 सितंबर तक पूरा ट्रैक बहाल कर लिया जाएगा। जुलाई और अगस्त महीने में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण कालका शिमला रेलवे लाइन को काफी नुकसान पहुंचा। करीब 2 माह से अधिक समय से रेल सेवाएं बंद है। सोलन से शिमला के बीच रेलवे ने ठेकेदारों को तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। कालका से सोलन तक ट्रायल सफल। कालका से सोलन तक रेल ट्रैक बहाल करने के बाद सोमवार को इस लाइन पर रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया। ट्रायल के लिए कालका से सोलन के बीच स्पेशल ट्रेन को चलाया गया। इसमें ट्रेन में रेलवे की विशेष जांच टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों का कहना है कि सोलन तक का यह ट्रायल सफल रहा है। शिमला से 1.42 करोड़ पेटी सेब बाहरी राज्यों को सप्लाई। पुलिस कंट्रोल रूम में 14,292 वाहनों का पंजीकरण। सेब सीजन के लिए एप्पल ऑन व्हील्स योजना बनी वरदान। सेब की पेटियों से लोड 88,572 वाहन विभिन्न राज्यों को रवाना। शिमला में तबाही की बारिश से आई आपदा के बाद अब तक 1.42 करोड़ सेब की पट्टियां विभिन्न राज्यों में भेजी गई है। बागबानों की सुरक्षा में पुलिस पूरी तरह से डटी हुई है। पुलिस विभाग की ओर से सेब की फसल के स्थानांतरण और परिवहन की सुविधा के लिए 7 प्लाटून अतिरिक्त बल तैनात किया है। इसके अलावा सड़कों की आपातकालीन स्थिति के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्रेन व जेसीबी की व्यवस्था भी की गई है। एप्पल ऑन व्हील्स योजना के तहत पुलिस बेहतर काम कर रही है। गौर हो कि पिछले वर्ष परिवहन के लिए लगभग 45,000 वाहन चलन में थे और लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियां बाजार में थी। इस सीजन में सेब की फसल के परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए शिमला पुलिस ने एप्पल ऑन व्हील्स योजना के तहत काम कर रही है। 88,572 गाड़ीपा रवाना। शिमला में सेब सीजन के दौरान 1,41,14,139 पेटियां अभी तक विभिन्न राज्यों में भेजी गई है। इसमें शोगी से 4279836, गुम्मा से 54,03,358, बालक से 53,02,924, फागू से 23,91,363 और कुद्दू से 16,96,658 सेब की पेटियां विभिन्न राज्यों के लिए भेजी है। सेब लाने के पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम में अब तक 14,292 वाहनों का पंजीकरण किया है। सेब सीजन के दौरान शिमला जिला से 64,052 पिकअप, 21,450 ट्रक और 3,070 ट्राला कुल 88,572 वाहनों सेब की पेटियां लेकर विभिन्न राज्यों रवाना हुए हैं। सेबी सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि सेब सीजन के बेहतर संचालन के लिए प्रयास किया जा रहा है। सेब सीजन के लिए एप्पल ऑन व्हील्स योजना शुरू की गई है। योजना के तहत अब तक शिमला से विभिन्न राज्यों के लिए सेब की 1,41,14,139 पेटियां भेजी गई है, जबकि एपीएमसी द्वारा 1,02,90,227 पेटियां भेजी गई है। डिप्टी सीएम सीपीएस की नियुक्तियों पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक टली। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उपमुख्यमंत्री सहित सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टल गई है। सरकार द्वारा मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है, इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है। अब मामले पर सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष हो रही है। उपमुख्यमंत्री सहित सीपीएस की नियुक्तियों को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है।
भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित मंडी निवासी कल्पना देवी ने सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर याचिका दायर की है। त्रासदी बनी मानव निर्मित आपदा। हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष कुलभूषण उपमन्यु, गुमान सिंह, संदीप मिन्हास और अश्वनी कौल ने प्रदेश में हुई त्रासदी को मानव निर्मित आपदा बताया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों को काट कर बनाए जा रहे फोरलेन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े नुकसान का संदेश है। विकास के नाम पर बड़ा पैसा, बड़ी रिश्वत और बड़ा खेल चल रहा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी व मटौर शिमला फोरलेन कांगड़ा की तबाही का बड़ा कारण बनेंगे। टीसीपी और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड यदि अपनी सही जिम्मेदारी निभाएं तो बहुत बचाव हो सकता है। उन्होंने दोनों ही विभागों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कि आपदा में सिर्फ नए पिलरों पर बने भवन ही ढह रहे हैं, जबकि नई बनी बस्तियां वैसे की वैसे ही है। फोरलेन निर्माण रोकने के अलावा बड़े बड़े होटलों के निर्माण पर भी रोक लगाने को उन्होंने आवाज उठाई। पहाड़ के लिए बड़े निर्माण के बजाय छोटे मॉडल बनाने की आवश्यकता है। पर्यटकों को गांव की ओर ले जाने की आवश्यकता है। कुलभूषण उपमन्यु ने कहा कि विकास का मॉडल सुख, शांति, समृद्धि व संतोष का होना चाहिए। विकास का लक्ष्य भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। बांध मीथेन को पैदा कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। पर्यटन एक सीमा से आगे खतरनाक हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रभावित लोगों को घर बनाने और खेती के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए। पहाड़ अभी नाजुक, निर्माण से पहले समझने की जरूरत। हिमालय विशेष तरह के पहाड़ है और इन युवा पहाड़ अभी नाजुक हैं। यहाँ निर्माण से पहले भूमि की किस्मों को भी समझने की आवश्यकता है। हिमाचल के विकास का मॉडल क्या हो, इस बात को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे विकास से कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती तो हो सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। यह संदेश प्रकृति ने दे दिया है। मदन लाल चंदेल हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय महासंघ के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय महासंघ के चुनाव में नालागढ़ के मदन लाल चंदेल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। नगर पालिका परिषद नालागढ़ कार्यालय के रहन बसेरा हाल में महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष बलजीत सिंह की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें प्रदेश के लगभग 75% शहरी निकायों के कर्मचारियों ने भाग लिया। मदन लाल चंदेल, जो नगर परिषद नालागढ़ में कार्यरत है, उनका नाम नगर परिषद कांगड़ा के अध्यक्ष कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए रखा, जिसका समर्थन ऊना जिला के संतोषगढ़ के जसविंद्र सिंह ने किया गया तथा सर्वसम्मति से मदन लाल चंदेल को प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा नप महतपुर के दिनेश कुमार व नाहन के साधु राम को उपाध्यक्ष, शाहपुर के अतुल ठाकुर को महासचिव, नगर परिषद नयनादेवी को अरुण कुमार व कांगड़ा के मनीष कुमार को सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ के रामेश्वर कमल को कोषाध्यक्ष चुना गया। परवाणु के आशुतोष शर्मा व महतपुर के लोकभानु को सलाहकार चुना गया। नगर पंचायत तालीवाल के अशोक कुमार, कंडाघाट के दीपक कुमार, चुवाड़ी के हरीश गुप्ता, चंबा के मनीष कुमार, नादौन के किशोरी लाल, नाहन की वंदना क्षत्रिय व भोटा के कमल नयन को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नकाबपोश युवकों ने पीटे कॉलेज स्टूडेंट पावटा साहिब के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों में खूनी झड़प। पावटा साहिब स्थित गुरु गोबिंद सिंह जी डिग्री कॉलेज में सोमवार दोपहर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। मारपीट में 2 छात्र घायल हो गए, जिनका पावटा सिविल अस्पताल में उपचार किया गया।
सोमवार दोपहर कॉलेज कैंपस में अचानक नकाबपोश युवकों ने छात्रों पर तलवारों और डंडों से हमला कर दिया। इस खूनी झड़प में कॉलेज के 2 छात्र घायल हो गए। छात्रों ने बताया कि हमलावर कॉलेज के छात्र नहीं हैं, बल्कि आउटसाइडर थे। मामले में घायल छात्रों की पहचान गगनदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह अमरकोट व अमनदीप सिंह पुत्र परविंदर सिंह गांव पातलियों के तौर पर हुई है। वैभव शुक्ला ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कैंपस को कब्जे में ले लिया। वैभव शुक्ला ने बताया कि जैसे ही उन्हें कॉलेज कैंपस से शोर की आवाज आई वह तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ नकाबपोश युवक कॉलेज के छात्रों को तलवारों व डंडों से पीट रहे थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पावटा पुलिस को दी। एसएचओ पावटा अशोक चौहान ने बताया कि हमले में घायल दोनों छात्रों का मेडिकल करवाकर उनके बयान दर्ज किए हैं। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। घायल छात्रों ने बताया कि वह उन हमलावरों को पहचानते हैं। एचडीएम मंडी के 1938 वार्ड आपदा प्रभावित घोषित, बारिश से अरबों का नुकसान, केंद्र प्रदेश सरकार से मदद का इंतजार। हिमाचल सरकार द्वारा सूबे को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करने के बाद अब जिला स्तर पर भी आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस आपदा में मंडी जिला व्यापक नुकसान हुआ है। यही वजह है कि मंडी जिला में ही सरकार को 1938 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। इन गांवों में हजारों की आबादी आपदा से सीधे या अप्रत्यक्ष से प्रभावित हुई है। सदर विधानसभा मंडी के तहत सबसे अधिक 304 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन वार्ड में गांव की सड़कें, रास्ते, सरकारी व सामुदायिक भवन एवं संस्थान, पेयजल योजनाएं, किसानों बागबानों की फसलें और लोगों की निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। आने वाले समय में इन वार्ड में प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष आपदा पैकेज मिलता है तो उससे इन वार्ड में राहत व पुनर्स्थापना के कार्य व्यापक स्तर पर हो सकेंगे। मंडी जिला में इस बार आपदा से अब तक अरबों का नुकसान हो चुका है। जिला में सरकाघाट, सदर, धर्मपुर, करसोग, सुंदरनगर और सराज सहित अन्य क्षेत्रों में कई ऐसे गांव भी हैं जहां बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने अब पद्धर में 53, सुंदरनगर में 235, गोहर में 73, करसोग 193, सदर 304, बल्ह 213, बाली चौकी में 137, सरकाघाट 219, थुनाग 133, जोगिंद्रगन 142, धर्मपुर 199 और कोटली 37 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। एडीएम मंडी डा मदन कुमार ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत वार्ड स्तर पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिए हैं। इसकी रिपोर्ट भी सरकार को भेज दी गई है। एचडीएम 2 दिन 23 घंटे 18 मिनट तक चलेगा शाही नौड़। 23 सितंबर दोपहर 12:18 तक चलेगा दौड़। मणिमहेश में 22 सितंबर को दोपहर 1:36 पर शुरू होगा पवित्र स्नान। मणिमहेश में राधा अष्टमी पर्व पर होने वाला शाही नौड़ 23 घंटे 18 मिनट तक चलेगा। 22 सितंबर को दोपहर बाद 1:36 पर यात्रा का बड़ा नौड़ आरंभ होगा और 23 सितंबर दोपहर में 12:18 तक चलेगा। मणिमहेश यात्रा में डल तोड़े की परंपरा 22 सितंबर को 1 बजे से पहले संचुई के शिव चेलों द्वारा निभाई जाएगी। राधाअष्टमी का शाही स्नान 22 सितंबर को आरंभ होगा। भरमौर के पंडित सुमन शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को दोपहर बाद 1:26 पर अष्टमी आरंभ हो रही है
और इसी समयावधि से राधाष्टमी का स्नान आरंभ होगा। 23 सितंबर दोपहर 12:18 तक यह स्नान चलेगा। मणिमहेश यात्रा में डल तोड़े की परंपरा निभाने के लिए 22 सितंबर 1 बजे से पहले का समय तय किया है। हालांकि 21 सितंबर को दोपहर बाद से सप्तमी आरंभ होगी। मणिमहेश मंदिर न्यास के अध्यक्ष नवीन तंवर ने कहा कि राधाष्टमी पर्व पर डल झील में होने वाले शाही स्नान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। मणिमहेश श्रद्धालुओं के लिए ऑन डिमांड दौड़ेंगी एचआरटीसी की बसें। चंबा मणिमहेश में राधाष्टमी शाही स्नान के दृष्टिगत भक्तों की सुविधा हेतु परिवहन निगम ऑन डिमांड बस सुविधा मुहैया करवाएगा। ऑन डिमांड बस सुविधा हेतु परिवहन निगम की ओर से बाकायदा चंबा व भरमौर बस अड्डा के प्रभारियों के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। राधाष्टमी के स्नान हेतु ऑन डिमांड बस सुविधा पाने के लिए संबंधित अड्डा प्रभारियों से संपर्क किया जा सकता है। परिवहन निगम चंबा डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक शुगल सिंह ने खबर की पुष्टि की है। बिना बजट फंड्स गया 11 पुलों का निर्माण, पीडब्ल्यूडी को केंद्र से नहीं आई मदद, भेजी है 94 करोड़ की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पाई है। विभाग ने 11 पुलों को 94 करोड़ रुपए का आकलन बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इस बजट को जारी करने पर हामी नहीं भरी है। प्रदेश में करीब 116 पुल बरसात की वजह से धराशायी हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से टूटकर बह चुके हैं। इन पुलों को दोबारा बनाने में पीडब्ल्यूडी को करीब 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। विभाग ने इस जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद 94 करोड़ का आकलन केंद्र सरकार को भेजा था। यह मदद सेतु बंधन भारत योजना में मंजूर किया जाना था, लेकिन अभी तक विभाग को इस संबंध में एनओसी नहीं मिल पाई है। मानसून में प्रदेश के राज्य उच्च मार्गों को हुए नुकसान की भी एक अलग से रिपोर्ट विभाग ने केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में 272 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अभी इस धनराशि को लेकर भी केंद्र सरकार ने कोई स्थिति साफ नहीं की है। गौरतलब है कि बरसात से पीडब्ल्यूडी को 2,941 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार राज्य को बजट प्रदान करती है, तो पीडब्ल्यूडी इससे इन सड़कों को बहाल कर पाएगा। एमडीआर के तहत भेजा है 360 करोड़ का आकलन। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में बंद सड़कों को बहाल करने में विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक 95% से ज्यादा सड़कें बहाल कर ली गई है। लोगों को अब मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिन सड़कों पर पुल बनने हैं या बड़े डंगे लगाने की जरूरत है, उनके बहाल होने में थोड़ा और समय अभी लगेगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है। केंद्र को सेतु भारतम और एमडीआर के तहत 360 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा गया है। शिक्षा रैंकिंग में सुधार लाएगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने शिक्षा की रैंकिंग में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग द्वारा विशेष योजना तैयार की गई है और आगामी दिनों में इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग द्वारा नए कदम उठाने की योजना है। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार सहित विभिन्न चीजें शामिल रहेंगी। वर्ष 2022 में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में हुए रैंकिंग में पिछड़ा है। देश भर में हिमाचल की रैंकिंग जहां पहले 12वें स्थान पर थी, तो वह अब गिरकर 18वें स्थान पर आ गई है। गुणवत्ता शिक्षा में प्रदेश की रैंकिंग गिरने के बाद शिक्षा विभाग ने अब इसे सुधारने के लिए प्रयास शुरू किए हैं।
विभाग द्वारा रैंकिंग सुधारने के लिए मंथन किया गया। इसके बाद अब आगामी दिनों में शिक्षकों को जहां ट्रेनिंग दी जाएगी, वहीं शिक्षण संस्थानों में रह गई कमियों को पूरा कर प्रदेश को रैंकिंग को अच्छा स्थान दिलाने का विभाग का लक्ष्य है। रैंकिंग में गिरावट के बाद इस मामले पर मंथन किया गया कि प्रदेश की रैंकिंग गिरने के क्या कारण रहे। अब कारण मिलने के बाद उनमें सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रैंकिंग में सुधार के लिए समग्र शिक्षा द्वारा प्रदेश भर के शिक्षकों के लिए 4 अक्टूबर से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को जहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के टिप्स दिए जाएंगे, सर्वे के दौरान किस तरह से जानकारी फॉर्म में भरी जानी है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रैंकिंग में पिछड़े के पीछे कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी भी जिम्मेदार है। इसमें भी सुधार किया जाएगा। वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। समग्र शिक्षा द्वारा मॉड्यूल के आधार पर भी प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है। वहीं शिक्षकों और छात्रों के बीच में कम्युनिकेशन को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। HDM। ये थी हिमाचल के ताज़ा समाचार आज के दिन के लिए। हमें अपने प्रदेश के विकास में जुटे रहने का गर्व है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। धन्यवाद।